ओके। नमस्कार। देखिए, जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसाइस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। इससे पहले भी हमने इसकी ब्रीफ कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, और हमारा एक बैच ऑलरेडी ऐप पे एनसीईआरटी का चल रहा है। ये नोटिफिकेशन बैच 2 के लिए है। अपकमिंग बैच 2 जो आने वाला है, मार्च के आसपास आएगा, उसके लिए है। तो हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी हमें कैसे पढ़ना है। विसाईएस एकमात्र संस्था है जो कि आईएएस ऑफिसर द्वारा चलाया जाता है। करोल बाग, न्यू दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है। राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर के पास। आज का जो मुद्दा है कि एनसीईआरटी क्यों, और एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंस है, कौन से बुक, क्योंकि लगभग अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में 50 बुक्स हैं, 50 बुक का सेट है। अगर आप उसको पाइल बनाएंगे तो लगभग इतना पाइल अप बन जाएगा, इतनी पाइल अप बन जाएगी आपकी एनसीईआरटी की, और पतली पतली करके लगभग 50 किताबें हैं। तो कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, और कितनी पढ़नी है, और कितना समय देना है, और क्या एनसीईआरटी को छोड़ा जा सकता है? तो एनसीईआरटी को छोड़ना असंभव है। जो लोग भी एनसीईआरटी को छोड़ेंगे वो इसीलिए छोड़ सकते हैं कि या तो वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, उनका बेसिक बहुत स्ट्रांग है। अगर आप किसी टॉपर का इंटरव्यू सुनते हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जैसे कनिष्क कटारिया या किसी भी टॉपर जो ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी में आए, अगर उनके इंटरव्यू को आप सुनते हैं और डिकोड करते हैं उसको, या ब्रेक डाउन करते हैं, किसी भी एक ऑल इंडिया रैंक 4 थे, मेरे याद नहीं आ रहा है वो नाम उनका, जुनैद नाम जो था, अहमद ऐसे कुछ के, उनका आप इंटरव्यू सुनेंगे, या किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनेंगे जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उन सब के इंटरव्यू में ये कॉमन है कि एनसीईआरटी उनके लिए फाउंडेशन का रोल प्ले किया। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी थिंकिंग है, जो एबिलिटी है, जो सोचने की क्षमता है, या जो आप समझ सकते हैं कि जो कीवर्ड्स आते हैं, जैसे सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ, नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं, इसको समझने के लिए आपको आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं। पहले ही आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपने मान लीजिए लक्ष्मीकांत पढ़ा और आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, तो आपको लक्ष्मीकांत की कंटेंट आपके दिमाग में फिट नहीं होगी, या कह सकते हैं वो आपको याद नहीं होगा। आप हमेशा मिसमैच करोगे, मतलब आपका कन्फ्यूजन पेयर हमेशा बनता रहेगा, हमेशा भूल जाओगे कि कौन सा चार्टर्ड एक्ट पहले आया, कब आया, किसमें क्या लिखा गया, या क्या रूल, किसके गवर्नर का क्या पावर है, या गवर्नर या जो सिस्टम क्रिएट किया गया, जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया, वो कैसे काम करता है। ये सारी जो भी समस्याएं हैं, ये आप नहीं टैकल कर पाओगे जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा कंसर्न यही है कि हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी, और कितने एनसीईआरटी हमारे पास हैं, या हमें कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है। देखिए, मैंने इसके पहले की वीडियो में ज्योग्राफी एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट की थी, और इसके भी काफ़ी चैप्टर्स कवर हुए हैं, और ज्योग्राफी एनसीईआरटी को पढ़ने का मैंने आपको एक ट्रिक बताया है। ज्योग्राफी को पढ़ने का, या ज्योग्राफी एनसीईआरटी को पढ़ने का एक अपना ही मेथड है, मेथडोलॉजी है कि आपको किस तरह सीक्वेंस में चैप्टर्स को मैपिंग करके पढ़ना है। आइसोलेट होके या आप इंडिविजुअली क्लास 6 क्लास 7 की नहीं पढ़ेंगे, आप उसको लिंक करते हुए पढ़ेंगे कि अगर आप 6th में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट या कोई भी चैप्टर पढ़े हैं, तो उससे रिलेटेड अगर चैप्टर 7 में है, 8th में है, 9th में, तो उस चैप्टर को एक साथ करके मिलकर पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी मान लीजिए अगर छोटे क्लास में 9th शुरू हो रहा है, तो उसको मैप करेंगे 11th की क्लास के इंडियन ज्योग्राफी के, जो फिजिकल ज्योग्राफी का आपको जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसको मैप करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बुक्स की मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है, ताकि आपको हल्का सा याद रहे कि आपके दिमाग में कि हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। बात करें आपको, अवर पास्ट 1 ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, अवर पास्ट 2 7th क्लास की है, अवर पास्ट 3 ये आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी है। इसको उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है, एंशियंट, मिडवाइल एंड मॉडर्न, इसको इसी तरह से डिवाइड किया गया है। ये है क्लास 6th की, क्लास 7th, और ये क्लास 8th। इसको डिज़ाइन किया गया है एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया। अब आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा समस्या ये भी आ सकती है कि सर हम कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, विच एनसीईआरटी वी रीड, न्यू प्लस ओल्ड। तो अब इतना समय भी व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, आप सभी न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, कुछ की आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री में, मैं अभी बताता हूँ, एंशियंट के लिए
मिडिवल के लिए और मॉडर्न के लिए एक एक बुक है। बिपिन चंद्रा, आर एस अग्रवाल, आर एस शर्मा, सॉरी नॉट अग्रवाल, आर एस शर्मा, ये आपको पढ़ने हैं। इनके ओल्ड वर्जन वाले पढ़ने, जो ओल्ड एनसीईआरटी है। सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको हार्ड कॉपी से पढ़ना है तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे पीडीएफ अवेलेबल है फ्रीली। लेकिन आपको पढ़ना सभी एनसीईआरटी है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, हाँ वनडे एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो बच सकते हैं। लेकिन अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। इसका कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, आपको किसी भी हाल में पढ़ना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। सबसे बड़ी जो समस्या आपको ये समझ आएगी या आपको ये फेस करना पड़ेगा कि हम इसमें से नोट्स कैसे बनाएं। हाउ टू वी मेक नोट्स। क्या हम सभी बच्चे जो गलतियां करते हैं नोट्स बनाने में, ये लगभग 3000 से लेके लगभग 3000 आसपास के पेज की एनसीईआरटी है। अब इंसान क्या करता है, सभी चीज़ लिखना शुरू कर देता है। अगर सभी चीज़ लिखोगे तो फिर आपकी एक मोटिव फिर अगेन नोट्स बन जाएगा। आपको सभी चीज़ें नहीं लिखनी है, आपको मैक्सिमम चीज़ें अंडरलाइन करना है और उसके बाद उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आपको अपने बुलेट फॉर्म में निकालना है। अच्छा, वो नोट्स कैसे बनेगा, हाउ टू मेक अ नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। बात करें अगर हम हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। अभी हम लोग जब लाइन बाय लाइन अभी हम पढ़ेंगे तब आपको अंडरलाइन जब करेंगे उस पॉइंट को, आप उतने ही पॉइंट को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। A4 शीट या अपनी एक नोटबुक लेके दो तीन मैं कम से कम 3 तरह के पेन आप अपने पास रखिएगा। 3 डिफरेंट कलर के पेन आपके पास होने चाहिए। 4 भी रख सकते हैं, ब्लू, ब्लैक और आप ग्रीन भी रख सकते हैं। डिफरेंट कलर का पेन रखने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही ट्रिकी होगा, उसको आप निकाल के हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मंडल कमीशन का कि वो किस डेट को पास हुआ था, पारित हुआ था, तो वो डेट हाईलाइट करके हम अपने नोट्स में निकाल लेंगे। अब आप अपने नोट्स को कुछ इस तरह से डिवाइड करिएगा। नोट्स में एक हिस्सा यहाँ पे 1/3 या जितना भी आपको समझ आए 1/3 हिस्सा आप इसे छोड़िएगा। यहाँ पे केवल फैक्ट लिखिएगा, जो भी आपको फैक्ट समझ आता है, टू द पॉइंट फैक्ट, जैसे डेटा हो गया, ईयर हो गया, नाम हो गया, वो आप फैक्ट लिखेंगे। बाकी थ्योरी वाला पार्ट आप यहाँ लिखेंगे। कोशिश करिएगा कि आप अपने नोट्स को लूज पेज पेज में बनाइएगा, लूज पेज से या स्पायरल में बनाइएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए पढ़ते समय कोई भी नया कंटेंट आपको मिलता है, तो आप अलग मान लीजिए किसी किताब से पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू आपको मिल गया, तो आप चाहते हैं वहाँ पे अपडेट करना, तो आप वो पेज ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। तो रूल फाइल में, अरे लूज फाइल में या स्पायरल में अपने नोट्स को बनाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से नोट्स बनाना अपने आप में एक कला है, ठीक है। आर्ट्स ऑफ नोट्स मेकिंग। और विश्वास मानिए, केवल एनसीईआरटी पढ़ने में आपको 6 महीने लग सकते हैं अगर आप डिटेल एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो। अगर आप डिटेल एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो केवल एनसीईआरटी में आपको 6 महीने लग जाएंगे। एनसीईआरटी इतना ज़्यादा है क्योंकि आपको एनसीईआरटी सीबीएसई की भी पढ़नी है और साथ ही साथ तमिलनाडु पब्लिकेशन की या तमिलनाडु बोर्ड की कुछ किताबें भी पढ़नी है हिस्ट्री की। एनसीईआरटी बहुत अपने डेप्थ में है और अगर आप एनसीईआरटी पे पकड़ कर लेते हैं तो विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा आपको किसी स्टैंडर्ड किताब की पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बस एक किताब एक सब्जेक्ट के ऊपर पढ़नी होगी। जैसे बात करें पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी होगी, हिस्ट्री में आपको विपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम की बुक आती है वो पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी में आपको किसी भी राइटर की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एनसीईआरटी और क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। मेंस के क्वेश्चन आपको लिखने हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास के भी एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स, उसको पढ़ के क्वेश्चंस लगा सकते हैं बस। बहुत ज़्यादा अगर आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है तो नितिन सिंघानिया की बुक आती है, आप आर्ट एंड कल्चर में तो मैक्सिमम जो रेफरेंस बुक या स्टैंडर्ड बुक जो आपको पढ़नी होती है वो केवल 10 पढ़नी होती है। 10 बुक से ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है, 10 बुक्स ओनली। 10 किताब बस आपको पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी आपको सारी पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी सारी पढ़नी है और एनसीईआरटी को अगर आपने स्किप किया तो विश्वास मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा समस्या, मतलब आपको कन्फ्यूज़न या कह सकते हैं वो डाउट बना ही रहेगा जीवन में कि क्या हमें, हेलो सिमरन, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है।
ये सारी बातें हैं, एनसीईआरटी आप स्किप नहीं करेंगे किसी भी केस में। जो भी बच्चा मेरे को सुन पा रहा, देख पा रहा, वो ये सोचे कि हम एनसीईआरटी को स्किप करके कोई किताब स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू कर दें, ये तो छोटे बच्चों की किताब है। विश्वास मानिए छोटे बच्चों की किताब है, बट इसको लिखा किसने ये समझिएगा। रोमिला थापर, बड़े बड़े राइटर्स जिनकी बुक आती है, उन लोगों ने लिखा है। बिपिन चंद्रा ने लिखा है, आर.एस. शर्मा ने लिखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, और ये किताब इस तरह से लिखी कि छोटे बच्चों को सरलता से समझ आ सके। जब छोटे बच्चों के हिसाब से लिखा है तो आप पढ़ेंगे तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, एनालिटिकल ब्रेन, जैसे कि आप अच्छा सोच पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। आज के समय में समस्या ये है कि आज बच्चा ऐसे भी याद करके लिखना चाहता है, एथिक्स के क्वेश्चन भी याद करके लिखना चाहता है। और 90% जो कोचिंगें हैं राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, दिल्ली की, वो यही कर रही हैं, आपको आंसर्स याद करवा रही हैं। आप स्कूल और कॉलेज में नहीं हो, आप बीए फर्स्ट ईयर में नहीं हो, आप एमए की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप कॉलेज में नहीं हो कि आपने रटा आंसर लिखा और प्रोफेसर नंबर दे दिया। आपको यहाँ अगर आपने रटा हुआ आंसर लिखा किसी भी कोचिंग का, इवन वी आर सेइंग दैट एट अ प्रिसाइस ऑल्सो, अगर आप रटा हुआ आंसर लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको आपके आंसर में ओरिजिनलिटीज होनी चाहिए, खुद का आंसर झलकना चाहिए। तो खुद का आंसर, खुद का बुद्धि, खुद का विवेक, एनालिटिकल ब्रेन कैसे डेवलप होगा? ये तभी डेवलप होगा जब आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। और फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आपको बैक टू द स्कूल जाना पड़ेगा। बैक टू द स्कूल मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग की एक आदत है कि हम कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा। जैसे मैं था 9th-10th में, तो मैंने यही कोशिश की कि भाई कब जल्दी एनसीईआरटी छूट जाए, जल्दी से एसएसटी छूट जाए, एसएसटी ना पढ़ना पड़े मुझे, सोशल साइंस ना पढ़ना पड़े। ऐसे ही मेरे जैसे जो भी बच्चे हैं मैक्सिमम इसी कैटेगरी के होते हैं कि स्कूल की जो पढ़ाई होती है उसमें बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब वो सिविल सर्विस की तैयारी करते आते हैं, किसी कोई भी उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सिविल सर्विस का, तो उन्हें पढ़ना ही पड़ता है। वो 1% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 6 से पता है, बचपन से पता है कि आपको सिविल सर्विस ही करना है। बट मैक्सिमम बच्चे तो ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करते हैं। बाद मुझे कब पता चला, मेरे तो बीटेक फाइनल में पता चला कि मुझे, या मेरा मन है यूपीएससी के तरफ मेरा, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि मतलब आईएएस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर इंजीनियर है बट आईएएस ऑफिसर नहीं थे। मेरे बैच के, मेरे एज ग्रुप के लोग जो है आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, एसडीएम। अभी मेरे एक कज़न है, छोटा है मेरे से, वो आईपीएस हुआ है लास्ट ईयर। वो मेरे से जूनियर है, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा है, वो आईपीएस हुआ है। तो मेरे ब्रैकेट में के लोग आईपीएस और आईएएस हुए, तो इसमें रुझान आया और इसके बारे में और जानने की कोशिश की। तो फाउंडेशन मेरे वीक थे, तो मुझे एनसीईआरटी सारी पढ़नी पड़ी। तो मैंने एक साइंस स्ट्रीम का बच्चा जिसको कभी ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट ना हो, और वो फिर ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने बैठता, तो उसे बहुत ज़्यादा निराशा होती है और वो जल्दी गिव अप भी कर देता है। तो मैंने अपना एक साइंटिफिक वे मतलब अपना खुद का मैंने साइंटिफिक वे बनाया कि कैसे मैं एनसीईआरटी अपने लिए पढ़ सकता हूँ। उसी तरह से आपको भी अपने साइंटिफिक वे को डेवलप करना पड़ेगा, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा और प्रिसाइस की टीम की तरफ से पूरा ये प्रयास रहेगा कि एनसीईआरटी को आपको एक नए तरीके से पढ़ाया जाए। ऐसा एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ाया जाए कि आप कभी ना पढ़े हो, ऐसा कोई ना पढ़ाया हो। लाइन बाय लाइन आपको पकड़ के पढ़ाया जाए, उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको निकाल के दिया जाए जो कि आपके प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का लेक्चर स्टार्ट हो गया था, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम पढ़े हैं। इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी है और एक इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी है। इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक अभी नहीं हुआ, वर्ल्ड का नाजिज्म टॉपिक हो गया है। जो बच्चे मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे रेगुलर, तो ऐप पे और यूट्यूब पे भी डिटेल, ज़्यादा वीडियो तो ऐप पे पढ़ा होगा, ठीक है, और यूट्यूब पे भी, दोनों पे ही इस क्लास को मैंने स्टार्ट कर दिया है। क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है खत्म भी हो गया होगा। इसमें हमने आपको यूट्यूब पे एक टॉपिक दिया है नाजिज्म, जिसमें मैंने हिटलर के बारे में काफी करीब से मैंने बताया था, पूरी कहानी मैंने इस वाले बुक को कवर किया है। ठीक है। उसके बाद ये क्लास 10th की है, लाल कलर की क्लास 10th की है। क्लास 10th की एनसीईआरटी है। इस क्लास 10th की एनसीईआरटी में मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने नेशनल मूवमेंट के बारे में बताया था। ये जो फोटो लगी हुई है गांधी जी की, इसी पे एक चैप्टर है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये आपकी 11th की एनसीईआरटी है, इसको अभी स्टार्ट नहीं किया गया है।
ये 11th की एनसीईआरटी है, इसको स्टार्ट करना है अभी फिलहाल। बट ये दोनों बुक जो है आपकी, ये ग्रीन कलर की बुक और रेड कलर की, ये दोनों बुक स्टार्ट हो चुकी है। ऐप पे भी लेक्चर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे भी है, और ये सेकंड बैच के लिए भी स्टार्ट किया जाएगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कौन कौन सी बुक कवर करनी है। अच्छा, सारे इसमें बुक आज के पीपीटी में नहीं है, एक लेक्चर और लगेगा मुझे बुक्स को मैप कराने में। साथ ही साथ एक लेक्चर और रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं चैप्टर को मैप कर दूंगा कि कौन से चैप्टर को पढ़ने के बाद किस, मान लीजिए क्लास 9 की आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन, यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इंडियन हिस्ट्री का ही अगला वर्जन आप इसमें मैप करेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड वाला आप एक साथ पढ़ेगा। तो मतलब अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते जाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पॉलिटी में अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो आप सारे एनसीईआरटी से पार्लियामेंट जहाँ जहाँ चैप्टर दिया हुआ उसको ओवरलैप मैप करेंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको क्लास बाय क्लास नहीं पढ़ना है। और शायद ये पहली बार में आपको आएगा भी नहीं कि अगर आप पहली बार पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा 6 का चैप्टर 7 में आप कहाँ पे हो रहा है। वो चूंकि हम लोग ने पढ़ा है, मैं पढ़ चुका हूँ और इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, इतने एनसीईआरटी बैच मेरे डिलीवर्ड हो गए ऑफलाइन क्लासेस में। दिल्ली के लगभग तमाम संस्थाओं में मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है और एनसीईआरटी बैच ऑफलाइन मेरा काफ़ी डिलीवर्ड हुआ है। तो मुझे पता है कि किस चैप्टर को कहाँ पे मैप करना, तो उसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं उसका वो हार्ड कॉपी भी लाते थे, हम लोग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उस हार्ड कॉपी में हम उसको मैप कराते थे। माना वो टेक्निक बहुत पुराना है, उस टेक्निक से आप बोर हो जाओगे क्योंकि अभी आईटी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो आप हर चीज़ मॉडर्न तरीके से पढ़ना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मॉडर्न तरीके से पढ़ लीजिए, सॉफ्ट कॉपी लेके अंडरलाइन कर लीजिए। बट मैं क्या करता था, बुक नहीं लाता था। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये दिख रहा हो, ये 9th क्लास की बुक है, अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें जितने भी चैप्टर है 5 चैप्टर हैं, इस 5 चैप्टर का मैं प्रिंट आउट निकलवा लेता था। और इसी तरह से मान लीजिए 10th क्लास की है और उस जो जो चैप्टर जिससे मैप हो रहा है मैं उस चैप्टर को जोड़ देता था। ये 9th क्लास की है अभी फिलहाल मेरे पास, ये अभी आज का लेक्चर ये स्टार्ट होगा, आज इस मेरे को स्टार्ट करना है इसको। उसके बाद देखिए ये भी एक एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, इसको भी पढ़ना है। बात करें इस वाले हिस्ट्री, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको भारत की आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना है तो आपको ये वाली एनसीईआरटी, और इसी के साथ एक 12th क्लास की एनसीईआरटी भी है, क्लास 12th की भी एनसीईआरटी है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी है। पतली पतली किताब है लेकिन ये दोनों आपको पढ़ना है। ये दोनों आप जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद ही आप किसी भी बुक पे जाइए। मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा बुक की जरूरत नहीं, आप ये लीजिए और इसकी जो वेबसाइट है, सीसीईआरटी की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट जो वेबसाइट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उससे आप मैप कर सकते हैं। और इग्नू का भी मटेरियल आता है, एक इग्नू का मटेरियल आता है, उसको मैप कर सकते हैं। बाकी क्योंकि ये सारी मटेरियल को किसी न किसी ने कंपाइल करके एक बुक के रूप में, गाइड के रूप में बनाया है जो बहुत बिकती है, जैसे नितिन सिंघानिया क्या है, इन सारे रिसोर्स का कंपाइल करके आपको बनाया गया है। तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके देन जम द नितिन सिंघानिया। और आपको मैं भी बता दूं कि यूपीएससी में अब आर्ट एंड कल्चर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, कि स्तूपा कहाँ पे बना, किसने बताया बनाया है, क्या उसके पीछे की स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं आएगा। जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक न्यूज में होगा, जो भी न्यूज में होगा, जैसे मैं आपको वर्शिप एक्ट पढ़ाया था, आप अगर वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे मेरे लगभग सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला वीडियो वही है, वर्शिप एक्ट ट्रेंडिंग है मेरा। तो वर्शिप एक्ट में जो मैंने वो जो काशी वहाँ पे बनारस का जो मॉस्क और मंदिर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहाँ से आपसे सवाल पूछ सकता है कि उस मस्जिद को बनाने में कौन सा कल्चर यूज़ किया गया था। तो जो भी न्यूज़ में होगा, करंट न्यूज़ में होगा, वो टॉपिक आपको मैप करना होगा। यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ फॉर यूपीएससी, हाउ टू कवर आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड, इसके लिए आपको 12 मंथ का न्यूज़ फॉलो करना पड़ेगा। 12 मंथ की आप कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन जो मार्केट में चल रही है आप उस मैगजीन में लीजिए, उसके आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में जाके जो भी न्यूज़ में है, चाहे कोई मंदिर हो न्यूज़ में, कोई मस्जिद हो, या कोई भी स्ट्रक्चर हो, मॉन्यूमेंट कोई स्ट्रक्चर हो, देश विदेश कहीं पे भी, उससे रिलेटेड आपको पढ़ लेना पड़ेगा। जैसे टेम्पल स्ट्रक्चर में नागरा टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्ट हैं भारत में, अलग अलग द्रविडियन स्टाइल है, नागरा स्टाइल है, उसके पीछे कैसे बनाया गया। जैसे अभी
राम जन्मभूमि विवाद चल रहा है, या जो मतलब विवाद तो सॉल्व हो गया, मतलब राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो किस स्टाइल पे हो रहा है, द्रविडियन स्टाइल में हो रहा है या जो भी है, तो आपको उसके रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा आप करंट अपडेट अपने आप को रखिएगा। तमिलनाडु की ये दो बुक है, आपको पढ़नी पड़ेगी 11th और 12th के लिए। तमिलनाडु की हिस्ट्री की जो बुक है 11th और 12th दोनों की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा, मैं ऐप पे अपलोड करवा दूंगा अगर आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपको किसी भी तरीके से ये अवेलेबल नहीं है तो आप बताइएगा, हम आपको ऐप पे अवेलेबल करा देंगे। और देखिए जितनी भी बुक्स स्टैंडर्ड हैं सब पीडीएफ आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ऐप पे हमारा डाउनलोड अपलोड करा दिया गया। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और नहीं तो हमारा जो वेबसाइट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आई होप ऐप का लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है www.prisais, ये है प्रिसा आई एस, प्रिसा प्रिसा आई ए एस, सॉरी प्रिसा आई एस की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, prisaias.com, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे आपको सारे इंफॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बट ये बुक मस्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ब्यूटीफुली इसको लिखा गया तमिलनाडु पब्लिकेशन की। ठीक है, तो मैं ये भी पढ़ाऊंगा। देखिए जितनी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास मानिए, आपको ये सारी बुकें, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट का मैंने देखा है, दे टीच यू समरी, तो समरी वाला बैच भी आप कहोगे तो मैं ला दूंगा, मैं समरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उस पूरे बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, ताकि कोई भी बच्चा जो कि मैं ऐसे बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ, ऐसे बच्चों को सोच रहा हूँ जिसने कभी नहीं पढ़ी है, पहली बार वो देख रहा है ऐसा किताब, वो भी इजिली समझ सके। क्योंकि एनसीईआरटी का मैं बताऊं, एनसीईआरटी में गागर में सागर वाला किस्सा होता है कि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह जाता है एनसीईआरटी, तो वो वही समझा पाएगा। जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे आप क्वेश्चन बना सकते हो मेंस में, कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है और इसका कंटेम्प्रेरी अभी के में क्या इसका अभिप्राय है। जैसे पाकिस्तान कहता है मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, बट वो कहाँ से डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे तो मिलिट्री राज है, यानी कि कह सकते हो कि वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। चाइना कहता है कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, बट वो कहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे तो सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो ये जो देश कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, तो डेमोक्रेटिक हुए कैसे, इसके कैसे पैरामीटर्स हो सकते हैं। फिर पूरी दुनिया डेमोक्रेसी के पीछे क्यों भागी है, सब देश अपने ऊपर एक डेमोक्रेसी का मुखौटा क्यों पहनना चाहता है कि नहीं मैं डेमोक्रेटिक देश हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कोई फाइनेंशियल रीजन है, क्या इकोनॉमिकल कोई हमारी इकोनॉमिकल कुछ बेनिफिट है। इन सब समस्याओं को या इन सब कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझोगे, तो ये सबको आप समझने के लिए क्लास 9 की ये जो बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इस पूरे बुक में लगभग ये 112 पेज की बुक है, इस पूरे बुक में केवल डेमोक्रेसी के बारे में। तो ये सब चीजें आप नहीं समझ पाओगे जब तक कोई एक ऐसा इंसान ना पढ़ाए जो खुद कई बार पढ़ाया हो, समझा हो, मेंस लिखा हो, कई बार इंटरव्यू दिया हो। हमारा पूरी टीम हमारे सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर द्वारा ही है, तो वो चीजें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्लास में। और विश्वास मानिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, थोड़ा विश्वास रखेंगे अपने टीचर पे, फेथ पे, ठीक है, तो आपकी नैया पार हो जाएगी, आपको आपका जो भी सपना है वो आप अचीव कर लोगे। देख रहे हैं अभी मैंने पूरी पूरी बुक मैंने लिस्ट भी नहीं की, अभी बहुत सारी बुक्स बाकी हैं। आज के पीपीटी में तो वो है नहीं क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स का मैंने नहीं किया है। देखिए ज्योग्राफी मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की लिखी गई है, क्लास 8 तक तो आसान लिखी गई है, 9th के बाद से ज्योग्राफी बहुत कठिन लिखी गई है एनसीईआरटी की। ये वही बच्चा पढ़ सकता है जो या तो ज्योग्राफी उसका ह्यूमैनिटीज में रहा हो और उसको बहुत अच्छी टीचिंग व्यवस्था मिली हो, नहीं तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी की समझने के लिए आपको किसी न किसी कोच की जरूरत पड़ेगी। और चूंकि ज्योग्राफी में मेरा ऑप्शनल है और मैंने एमए भी ज्योग्राफी में किया है, मतलब मेरी पूरी जो पढ़ाई है वो बीटेक एमटेक भी है कंप्यूटर साइंस में, एमए इन हिस्ट्री है और एमए इन ज्योग्राफी भी है, मतलब मेरे पास दोनों है, हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है एमए। तो मास्टर्स मेरे पास 3 है, टोटल 3 मास्टर है मेरे पास। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल होने की वजह से मेरे को ये पता है कि ज्योग्राफी पढ़ाना कैसे है और कैसे ज्योग्राफी को लिंक करना है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए अगर हम बात करें, ये ज्योग्राफी आपकी 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की और ये 9th क्लास की ज्योग्राफी है। और कैसे एक दूसरे को ओवरलैप करके पढ़ना है वो हम आपको क्लास में सिखाएंगे। ये 6th क्लास की है, ये 7th क्लास की है, ये 8th क्लास की है और ये 9th क्लास की है। अगर आप देखेंगे तो 6th क्लास से मैंने सोलर सिस्टम आपको पढ़ाया था, 6th क्लास की ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है और 9th क्लास की ज्योग्राफी का हमने कुछ चैप्टर यूट्यूब पे इंडियन ज्योग्राफी
का टॉपिक मैंने डाल दिया, जैसे कि ड्रेनेज और फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मैं इसको ओवरलैप करके पढ़ा रहा हूँ। 9th वाली ज्योग्राफी जो है उसको साथ आपको 11th वाली ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, यानी 9th और 11th को एक साथ पढ़ना होगा, ठीक है। ये आपका 10th की ज्योग्राफी है। 11th और 12th में आपको 4 ज्योग्राफी पढ़नी, 4 बुक्स पढ़नी है, 2 आपकी 11th की है, 2 आपकी 12th की है। ये 10th की ज्योग्राफी है, ठीक है। ये 11th की ज्योग्राफी है, ये भी 11th की ज्योग्राफी है, ये 12th की ज्योग्राफी और एक और 12th की ज्योग्राफी है। तो 12th की 2 बुक है, 11th की 2 बुक है, इनको पढ़ना है। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी भी है आपको पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी वो भी पढ़ना है आपको। इसके साथ साथ ज्योग्राफी के साथ साथ जो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है वो है मैप। आपको मैप लेके बैठ जाना है। आप एटलस से खरीद लीजिए, जो भी मैप आपको समझ आता हो, एटलस और वो मैप एक येलो कलर की आती है वो वाला मैप, आप जो भी मैप आपको सही लगे, मैं मैप की बुक आपके ऊपर है, या गूगल मैप लेके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैप आपको साथ के साथ फिल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सच में आपके दिमाग में सारी चीजें छप जाएं। जैसे इंडियन मैप जब पढ़ेंगे तो नेशनल पार्क कहाँ पे है, या वाटरफॉल कहाँ पे है, माउंटेन कहाँ पे है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, बायोस्फीयर पढ़ रहे हैं, वेटलैंड पढ़ रहे हैं, रामसर कन्वेंशन पढ़, ये सब लोकेट करने के लिए आपको आपके पास मैप होना चाहिए। और जब आप खुद से भर भर के करेंगे, विश्वास मानिए आपको याद हो जाएगा। सबसे बोरिंग काम और सबसे आलसी काम लगता है मैप को भरना, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर आपको वहीं से मिलेगा और याद भी वही रहेगा, ठीक है। ये चौथी वाली बुक है मैंने यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें पॉलिटिकल साइंस में आप देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है 6th क्लास की, ये 7th क्लास की है, 7th क्लास की है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 करके है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये 6th क्लास की है, ये 7th क्लास की है। देखिए ये वीडियो और बड़ी हो सकती थी, इसके सारे चैप्टर्स भी मैं आपको इंडेक्स भी मैप कराता, बट बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इंडेक्स मैप नहीं करवा रहा हूँ, वो हम किसी और क्लास में इंडेक्स मैप करवा देंगे। ये आपका पार्ट 3 है, 8th क्लास की है, और ये आपकी 9th क्लास की है। ये 9th वाली जो है वो आज मैं स्टार्ट करूंगा, ये आज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स पार्ट 1 और 10th क्लास का पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2। उसके बाद आप 11th क्लास का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बहुत ब्यूटीफुल बुक है, मैं बताता हूँ। लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले ये वाली किताब जरूर पढ़ लेना। आपको भारत का संविधान कैसे बना, संविधान कैसे काम करता, संविधान की आत्मा क्या है, संविधान क्या चीज है, एक लाइन का डेफिनेशन बोल देते हैं, बट क्या इतना ही आसान था संविधान बनाना? अगर इतना ही आसान था तो कोई क्यों नहीं बना दिया? क्यों हमें बी आर अम्बेडकर जैसे लोगों की जरूरत पड़ी और इतनी बड़ी हमारी असेंबली बनी, इतनी मीटिंग्स हुए, यानी कुछ तो बात थी। तो हम संविधान, भारत के संविधान को समझने से पहले आपको ये किताब समझनी पड़ेगी, तब जाके आप भारत का संविधान समझ सकते हैं। उसके बाद आपको पॉलिटिक्स में बात करें, पॉलिटिकल साइंस में आपको 11th क्लास की, 12th क्लास की आपको कंटेम्प्रेरी और पढ़नी पड़ेगी। उसके पॉलिटिकल थ्योरी आपको पढ़नी है 12th क्लास की। ये रही आपकी, मैंने जो कह रहा था ओल्ड एनसीईआरटी कौन कौन से पढ़नी है, तो मिडवाइल इंडिया के लिए आपको ये वाली पढ़नी है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा पढ़नी है, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया पढ़नी है विपिन चंद्रा की। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, 3 ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। उसके अलावा विश्वास मानिए कोई भी ओल्ड एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है, सभी न्यू पढ़िए, क्योंकि समय नहीं है। अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास समय है, पंचवर्षीय योजना बनाए हो अगर आप, तो आप ओल्ड, सबके ओल्ड भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ओल्ड एनसीईआरटी लोग ज्योग्राफी का भी पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ते हैं, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि समय की सारी खेल है, हम ऑलरेडी पढ़ चुका है। जो आपका एडुकेटर है, जो आपका मेंटर है, वो ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसको पता है कि क्या चीज कहाँ पे लैप करना है। बट कुछ लोग हैं सब पढ़ते हैं, बट वही वाली बात है, यूपीएससी की तैयारी तो सब करते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी की तैयारी करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन फाइनल मेरिट में सेलेक्ट होना वो सबसे कठिन खेल है। तो फाइनल लिस्ट में आना यही सारा खेल है। तो यूपीएससी की तैयारी में 2 ही पहलू है, या तो आप सफल हैं या आप असफल हैं। मेरे बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, वो बोलते हैं इस तैयारी का 2 ही चीज़ है, आप 1 नंबर से बाहर हो गए या 100 नंबर से बाहर हो गए। आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपका मेहनत कोई नहीं देखेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त इष्ट मित्र हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रेगरस तैयारी की, 10-10 साल की तैयारी की, कई इंटरव्यू दिए, 6-6 इंटरव्यू दिए हुए, 6 इंटरव्यू दिए हुए। क्या वो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं? नहीं। जो बच्चा अपने जीवन का 6 इंटरव्यू दिया हो, 10 मेंस लिखा हो और फाइनल लिस्ट में नाम ना हो, तो क्या वो बच्चा कमजोर है? वो बिल्कुल कमजोर नहीं है, उसके पास बहुत ज्ञान है। या उससे कम नॉलेज के लोग लिस्ट में आ गए होंगे, क्योंकि सब कुछ एक, यहाँ यूपीएससी में बहुत कुछ एक साथ चलता है। आपका लक फैक्टर भी चलता है, आपकी रणनीति भी चलती है। लेकिन भाई जो सेलेक्ट हो गया वो विनर,
और जो सेलेक्ट नहीं हुआ उसकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, उसकी तड़प उसकी संघर्ष को कोई नहीं देखेगा, ना उस पर बात करेगी। आपको बस एक ये दुनिया आपकी स्ट्रगल नहीं देखती है, आपके घर वाले नहीं देखेंगे, बाकी दोस्तों को छोड़ो जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, विश्वास मानिए एक समय के बाद वो भी आपसे विश्वास, आपके ऊपर से विश्वास उनका खो जाएगा। तो समाज तो बोलेगा ही, समाज का तो काम है आपके लिए बोलना, पड़ोसियों का तो काम है। ठीक है, दो ही तरह के लोग होते हैं, सफल या तो असफल। और विश्वास मानिए यूपीएससी की तैयारी ऐसी है कि आपको फिर ये या तो बना देती है, कहीं की नहीं छोड़ती है। या तो आप बन जाओगे या तो कुछ नहीं रह पाओगे, बीच का नहीं छोड़ती है। मेरा तो यही मानना है। अब जो भी नए यंगस्टर्स हैं जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं, नया नया उतरे हैं, उनको तो मैं बोलता हूँ डेडलाइन दे के चलो कि 2 अटेम्प्ट देंगे बस, 2 अटेम्प्ट देंगे। अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं निकला तो जो मेरे पास स्किल है, जो मैंने पढ़ाई की है, मान लो मैंने बीटेक की है तो मैं जॉब करने चला जाऊंगा। मैंने कुछ भी सीखा, किसी ने कोई डॉक्टर है, किसी ने ह्यूमैनिटीज से पढ़ा है तो आगे की पढ़ाई कर सकता है वो, लेकिन 2 अटेम्प्ट के बाद आपको नहीं लगे रहना। इस वीसीएस साइकिल में नहीं पढ़ना है कि आपको सरकार ने 6 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट दे दिया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से, तो आप वो अटेम्प्ट करके दोगे। 32 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद वो इंसान कहीं का नहीं रह जाता, उसको ना जॉब मिलती है, कुछ नहीं हो रहा जाता है। तो अपने आप को डेडलाइन दीजिएगा कि 2 साल 2 अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं देंगे, और उसी 2 अटेम्प्ट में उसी 2 साल में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन वो तभी संभव है जब आपको कोई ऐसे लोग पढ़ाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रिसा आई ही पढ़ाए, कोई भी आपके घर में ही कोई ना हो जो मेंटर हो, जो सिलेक्टेड हो, जो आपको ये बता सके कि बेटा आपको ये वाली एनसीईआरटी पढ़नी, ये वाली टेस्ट सीरीज लगानी, ये वाली किताब पढ़नी है। मैंने देखा है पॉलिटी पे लोग 10-10 किताब पढ़ते हैं, 10 किताब पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 10 साल तैयारी हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरों की असफलताओं से सीखो, अपने असफल होके फिर सीखोगे तब तक तो समय निकल जाएगा, तब तो क्या कुछ बचा ही नहीं। आप दूसरों की असफलता देखो, उसने गलती क्या की, वो गलती आपको नहीं दोहरानी है, ना कि आप गलती कर लो फिर सीखोगे। यूपीएससी इस लायक छोड़ती ही नहीं है आपको फिर कि आप गलती करके सीखो फिर जीवन में कुछ कर पाओ, इस लायक नहीं रह जाओगे। या तो ये बना देगी आपको, शिखर पे पहुंचा देगी, नहीं तो फर्श पे आ जाओगे। तो आप सभी लोग से निवेदन है, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग प्रिसाइज पे विश्वास रखे हैं, जुड़ रहे हैं, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कराइए। आप देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को। देखिए सब्सक्राइब आप करेंगे, जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी, हमारे लोग बढ़ेंगे, हमारे ये परिवार बढ़ेगा, उस परिवार को काम करने की ऊर्जा भी उतनी ही आएगी। आप लोगों से हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसको आप थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में 5 मिनट के ब्रेक के बाद, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की। अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ, अनुज सर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।